विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे एमए उत्तरार्ध के 10वीं प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत काम काजी हिंदी और उसके विभिन्न स्वरूपों का। कामकाजी हिंदी से हमारा तात्पर्य वह हिंदी है जो दैनिक क्रियाकलापों में, दैनिक कार्यों में जिस हिंदी का हम प्रयोग करते हैं, जैसे उसका राजभाषा स्वरूप है, उसकी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाला उसका स्वरूप है, उसका दैनिक बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला स्वरूप है, या जनसंचार में उसका प्रयुक्त होने वाला स्वरूप है, मनोरंजन इत्यादि साधनों में टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका इत्यादि में जो स्वरूप आता है हमारे सामने, तकनीकी माध्यमों में, तकनीक में जो हिंदी का स्वरूप हमारे सामने आता है, वो हिंदी का स्वरूप, वाणिज्य में जो हिंदी का स्वरूप हमारे सामने आता है, वो सारे स्वरूप जो कामकाज में हमारे सामने आते हैं, वो कामकाजी हिंदी कहलाती है। अर्थात हिंदी का वह स्वरूप जिसमें दैनिक क्रियाकलाप, दैनिक कार्य को निपटाया जाता है, जो सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज किए जाते हैं, उन कार्यों को, उन कामों को जिस हिंदी के माध्यम से पूरा किया जाता है, वह कामकाजी हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूप है, विभिन्न इसके प्रकार हैं। जैसे एक है सृजनात्मक भाषा। सृजनात्मक भाषा या साहित्यिक भाषा। सृजनात्मक भाषा या साहित्यिक भाषा वह हिंदी का वह रूप है जिसमें साहित्य का सृजन किया जा रहा है। साहित्यिक भाषा जिसमें साहित्य का सृजन किया जा रहा है, साहित्यिक तत्वों का जिसमें समावेश है, जिसका स्तर है अपेक्षाकृत उच्च कोटि का है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता है और कुछ हद तक कुछ बोलचाल के शब्दों को भी जिसमें स्थान दिया जाता है, वह है साहित्यिक हिंदी। यदि हम इस हिंदी का प्रयोग देखें तो सन 1900 के बाद द्विवेदी युग को हम देखें, द्विवेदी युग का अध्ययन करें तो उस समय जो हमारे कवियों की, लेखकों की जो भाषा रही है, वह साहित्यिक हिंदी है, जिसमें तत्सम शब्दों की ही प्रधानता दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें तद्भव शब्दों को, विदेशी शब्दों को, देशित शब्दों को भी स्थान मिला है, लेकिन उसका अपना एक स्वरूप रहा है। उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आई है, गुणवत्ता में गिरावट नहीं आई है। भाषा हमेशा उच्च कोटि की, उच्च श्रेणी की बनी रही है। तो वो जो भाषा का स्वरूप है, वो भाषा का जो प्रकार है, रूप है, वह कामकाजी हिंदी का सृजनात्मक रूप या साहित्यिक रूप कहलाता है। रचना धर्मी हिंदी जिसे कहते हैं, जिसमें रचना की जाती है, जो हमारे कवियों की भाषा है, जो हमारे लेखकों की भाषा है, उसे ही साहित्यिक भाषा भी कहा गया है। वह है उस हिंदी का सृजनात्मक रूप। दूसरा है संचार भाषा। संचार भाषा। संचार भाषा वह भाषा है जो संचार में काम आती है। जिस तरह से विद्यार्थियों आप जानते हो कि संचार है, उस संचार का एक प्रकार है जनसंचार। जनसंचार अर्थात वो संचार जो एक साथ लोगों के एक बहुत बड़े समूह के साथ जो विचारों का आदान प्रदान होता है, विचार को पहुंचाया जाता है। आदान ही कहा जाए उसे, प्रदान तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जनसंचार में तुरंत उसकी प्रतिपुष्टि हमें नहीं मिलती है, फीडबैक है वो तुरंत नहीं मिल पाती है। इसलिए इन्हें केवल ये आदान है विचारों का, प्रदान नहीं कहा, प्रदान कहा जाता है, आदान न कहा जाए, क्योंकि इसमें विचार दिए जाते हैं, पुनः उनके विचारों की प्राप्ति में समय लगता है। तो जनसंचार वह संचार जिसमें लोगों के एक बहुत बड़े समूह के साथ संचार किया जाता है, वह जनसंचार है। जनसंचार के विद्यार्थियों दो भेद माने गए हैं, एक तो मुद्रित जनसंचार और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार। मुद्रित जनसंचार और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार। मुद्रित जनसंचार में पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें इत्यादि चीजों को शामिल किया जाता है। इनके अंदर ही पैम्पलेट, होर्डिंग इत्यादि को भी इसी में शामिल कर लिया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के अंदर
इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे माध्यम है इनको भी आगे दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे श्रव्य संचार माध्यम, श्रव्य संचार माध्यम अर्थात वे माध्यम जिनका कार्य केवल सुनने का है, अर्थात जो सुनाने का काम करते हैं, जिनसे श्रोता केवल सुन भर सकते हैं, जानकारियां श्रवणेंद्रियों के माध्यम से उन तक पहुंचती है, केवल जानकारियां सुनने से ही प्राप्त की जा सकती है, उन्हें देखा या पढ़ा नहीं जा सकता, वे है श्रव्य माध्यम। जैसे रेडियो श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है। रेडियो है वो श्रव्य का एक माध्यम है और श्रव्य संचार का एक माध्यम उसे कहा जाता है। इसी तरह से लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर वो भी श्रव्य माध्यम के अंदर गिने जाते हैं। दूसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम या दृश्य श्रव्य संचार माध्यम। इस माध्यम के अंदर वे चीजें शामिल की जाती हैं जिनमें दृश्य भी दिखाए जाते हैं और आवाज भी सुनाई जाती है, अर्थात ऐसे माध्यम जिनमें दृश्यों के साथ साथ आवाज भी सुनाई जाती है, वो संचार के माध्यम ये हैं, जैसे है टेलीविजन है, वीडियो है इत्यादि, जो श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यमों के रूप में काम में आते हैं। तो इन सब माध्यमों के अंदर जिस भाषा का, जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है वह संचार की भाषा कहलाती है। इस भाषा का जो स्वरूप है वो इसका अपना एक अनोखा अलग प्रकार का स्वरूप होता है। अनोखा या अलग प्रकार का इसलिए क्योंकि जनसंचार है वो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों से संचार किया जाता है और इन माध्यमों से जनसंचार के जो ये माध्यम है, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, पैम्पलेट, होर्डिंग्स या रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से जो संचार किया जाता है वो देश की एक बड़ी आबादी के साथ संचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह है कि इसको सुनने वाले, पढ़ने वाले, देखने वाले जो है श्रोता, दर्शक और पाठक, वो हर वर्ग, हर श्रेणी के होते हैं, इसलिए उनको ध्यान में रखकर इसकी भाषा का निर्धारण किया जाता है। तो भाषा का जो स्तर है वो उन दर्शकों और पाठकों, श्रोताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, इसलिए ये एक विशेष श्रेणी की भाषा होती है। तो ये जो भाषा है वो संचार की भाषा है और इसका ये रूप हिंदी की संचार भाषा का रूप कहलाता है। इसके बाद आता है राजभाषा। राजभाषा रूप की बात की जाए तो राजभाषा वह भाषा है जिसमें हमारे कार्यालयों के अंदर, चाहे वह सरकारी कार्यालयों की बात की जाए, गैर सरकारी की को एक बार अलग से रखा जाए, कि सरकारी कार्यालयों में जो भी काम होता है वह राजभाषा हिंदी में होता है। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ तब ये एक बड़ा प्रश्न था कि देश की राजभाषा किसे बनाया जाए। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों का मत हिंदी की तरफ था, कुछ दूसरी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा बनाना चाहते थे और कुछ अंग्रेजी को ही राजभाषा बनाए रखने देना चाहते थे। और इसमें हिंदी को राजभाषा तो बना दिया गया, लेकिन उसकी निर्भरता कहीं न कहीं अंग्रेजी और फारसी पे ही रह गई, क्योंकि मुगल काल में फारसी जो थी वो राजभाषा थी और अंग्रेजों के काल में अंग्रेजी राजभाषा रही। तो इसलिए एकदम से ही एक नई भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लेना और उस नई भाषा में उन राजकाज की जो पारिभाषिक शब्दावली है उनका गठन कर लेना एक बड़ी चुनौती रहती है। तो बड़ी चुनौती राजभाषा हिंदी के सामने भी आई लेकिन उस चुनौती को स्वीकार किया गया, राजभाषा इसे स्वीकार किया गया, धीरे धीरे उसमें प्रगति भी हुई। लेकिन हमारे राजनेताओं ने एक बड़ा गलत सा ही काम, एक अविवेकपूर्ण कदम ये उठा लिया कि उसके साथ अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को भी राजभाषा द्वितीय, राजभाषा तृतीय के रूप में स्थान दे दिया, जिसके कारण हिंदी का वो विकास नहीं हो पाया जितना कि अंग्रेजी का हो गया। भारत की क्षेत्रीय भाषाओं को स्थान देना न्याय संगत है और उन्हें वो स्थान दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि वो भारतीयों की भाषा है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी राज्य की हो, किसी भी जाति की हो। लेकिन इन सब मुद्दों से ऊपर उठकर उन भाषाओं को संरक्षण दिया जाना चाहिए, उनकी प्रगति होनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजी को जिस तरह से भारतीयों पर थोपा गया, उससे हिंदी
का जो चलन है, उसकी प्रगति है, वो कम हुई। लेकिन हम जो बात यहां ये कर रहे हैं कि राजभाषा है क्या, कामकाजी हिंदी के अंदर राजभाषा क्या है, अर्थात राजभाषा वह भाषा है, भाषा का वह रूप है जिसमें हमारे कार्यालयों के अंदर, देश के सभी विभागों के अंदर जो कार्य किया जाता है उसका वह स्वरूप जो निर्धारित है, जिसमें कार्यालयों में कामकाज हो रहा है, वह राजभाषा हिंदी कहलाती है। अगला है मातृभाषा। मातृभाषा, मातृभाषा के रूप में भी हिंदी का अपना स्थान है, हिंदी का अपना स्वरूप है, क्योंकि वो बोलचाल की हिंदी है, वो आम बोलचाल की भाषा जिसे कहा जा सकता है। उत्तर भारत के जो 5 राज्य हैं जिनमें हिंदी भाषी प्रदेश जिन्हें कहा जाता है, उनको छोड़ करके देश में इस भाषा का जो वर्चस्व है वो वैसा नहीं है जैसा कि हमारे हिंदी के उन पक्षधर जो राजनीतिज्ञ थे, नेता थे तत्कालीन, उन्होंने जो सोचा था। क्योंकि अंग्रेजी को बढ़ावा देने के कारण, अंग्रेजी का वर्चस्व वैसा का वैसा जैसा अंग्रेजी शासन में था वैसा का वैसा रखने के कारण कहीं न कहीं उन हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का कद है वो घटा है। लेकिन मातृभाषा की बात की जाए तो मातृभाषा वह स्वरूप जिस हिंदी को हम बचपन से बोलते, सुनते, लिखते, पढ़ते आ रहे हैं, वह साधारण रूप जो हम सब भारतीयों के, हम सब हिंदी भाषी भारतीयों के समझ में आता है, जिसका प्रयोग हम दैनिक अपने कार्यों में करते हैं, वह रूप है, वह मातृभाषा हिंदी कहलाती है। प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न कुछ और रूप और हो सकते हैं, जैसे प्रयोजन मूलक हिंदी या जो कामकाजी हिंदी है उसके कुछ और रूप। प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप, सबसे पहले प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप है प्रशासनिक प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रशासनिक प्रयोजन मूलक हिंदी, अर्थात ऐसी हिंदी जिसका प्रयोग प्रशासन में किया जा रहा है, जिसका प्रयोग कार्यालयों में, प्रशासनिक विभागों में, कार्यों में किया जाता है, वह प्रशासनिक प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। अर्थात प्रयोजन मूलक से तात्पर्य किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य के लिए हिंदी के जिस स्वरूप को काम में लिया जा रहा है, उसकी जिस शैली, जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वह उसका रूप। तो प्रशासनिक कार्यों में, कार्यालयों में हिंदी के जिस रूप का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात वो शब्दावली जो केवल प्रशासन में ही काम आती है, वो है प्रशासनिक प्रयोजन मूलक हिंदी। दूसरी है वाणिज्यिक प्रयोजन मूलक हिंदी। वाणिज्यिक प्रयोजन मूलक हिंदी, अर्थात वो हिंदी का रूप जो वाणिज्य में काम आता है, व्यापार में जिस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, हिंदी का वह रूप जो वाणिज्य में, व्यापार में, बैंकों में, शेयर बाजार में इत्यादि जगहों पर जो रूप प्रयुक्त किया जाता है, वह रूप वाणिज्यिक प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। अर्थात वह उसकी शब्दावली जो केवल उन्हीं स्थानों पर काम में आती है, वह शब्दावली विशेष का प्रयोग जो हो रहा है जिन क्षेत्र विशेष में, उसी के आधार पर इसका नाम वाणिज्यिक, जो वाणिज्य में प्रयोग किया जाता है, वह जैसे सराफा बाजार है, तेजी मंदी है, या यूं कहें कि एक भाषा तो हिंदी ही है, लेकिन यूं कहा जाए सोना उछला, चांदी नरम, गेहूं की आवक हुई, चना तेज हुआ, तेजड़िए, मंदड़िए। तो ये कुछ शब्द विशेष है जो उसी क्षेत्र में काम में लिए जा रहे हैं। इसलिए ये जो स्वरूप नया, जो शैली एक नई उभर कर सामने आई है, जिसे वाणिज्यिक प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। इसके बाद अगली है साहित्यिक प्रयोजन मूलक हिंदी। साहित्यिक प्रयोजन मूलक हिंदी, वाणिज्यिक प्रयोजन मूलक हिंदी के बाद साहित्यिक प्रयोजक मूलक हिंदी, अर्थात वह हिंदी का रूप जो साहित्य में प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात ऊपर जिन 2 रूपों की हमने बात की, वो प्रशासनिक या वाणिज्यिक है, उसमें भाषा तो उसमें भी हिंदी है, साहित्य में भाषा तो हिंदी ही आ रही है, लेकिन कुछ शब्द विशेष है। अर्थात जो शब्द वाणिज्य में काम में आ रहे हैं वे प्रशासन में काम में नहीं आ रहे, जो शब्द प्रशासन और वाणिज्य में काम में आ रहे हैं वह साहित्य में काम में नहीं आ रहे। तो
वो जो शब्दावली जो बदल जाती है उससे उस भाषा का स्वरूप भी बदल जाता है, उसकी गुणवत्ता भी बदल जाती है, उसकी अर्थग्राह्यता भी बदल जाती है, तो लाक्षणिकता उसमें आ जाती है, आलंकारिकता उसमें आ जाती है। तो ये जो परिवर्तन है इससे उसका स्वरूप अलग निर्धारित होता है। तो हिंदी जो साहित्य के अंतर्गत जिस भाषा का प्रयोग, जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है वह हिंदी है, वह साहित्यिक प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। अब है तकनीकी प्रयोजन मूलक हिंदी। तकनीकी प्रयोजन मूलक हिंदी, तकनीकी प्रयोजन मूलक हिंदी अर्थात जो तकनीक के रूप में काम आती है, ऐसा या यूं कहें जो विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी में, टेक्नोलॉजी में जो हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी का विकास हो रहा है और इस विकास के लिए जो पुस्तकें हैं उनको हिंदी में छपवाने के लिए जो पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण हिंदी में किया जा रहा है, वो हिंदी का जो स्वरूप है वो तकनीकी हिंदी या तकनीकी प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है, जो उस तकनीकी के लिए ही काम में ली जा रही है। वो विज्ञान के क्षेत्र में, वैज्ञानिकी के क्षेत्र में, वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, वो हिंदी है, वो तकनीकी प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है, क्योंकि उसकी शब्दावली है वो अपनी विशेष प्रकार की शब्दावली है, वो अपना सीमित अर्थ देती है और वो सीमित अर्थ उस विषय विशेष के लिए ही लागू होता है। वो साहित्य में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, वो वाणिज्य में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, वो प्रशासन में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, कार्यालयों में उसका प्रयोग नहीं होता। तो इस प्रकार की जो शब्दावली है जिसका प्रयोग केवल तकनीकी में होता है, तो हिंदी का ये स्वरूप है, वो तकनीकी प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आता है। तो विद्यार्थियों, इसके बाद हिंदी का जो एक जो रूप है, जो हिंदी का जो प्रयोग है वो किया जाता है, कार्यालयों के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। कार्यालय हिंदी जो है वो बहुत समय से कार्यालयों के अंदर, या यूं कहें कि आज़ादी के बाद ही कार्यालयों में उसका प्रयोग किया जाने लगा, उसका कार्य के रूप में कार्य में लिया जाने लगा, उसका प्रयोग कार्यालयों में उसको निर्धारित कर दिया, आवश्यक कर दिया कि जो हिंदी भाषी 5 राज्य हैं उनके अंदर हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा, हिंदी भाषा में ही सारे कार्य किए जाएंगे। पत्र यदि किसी दूसरे राज्य को भेजा जा रहा है तो उसका हिंदी में लिखा हुआ रूप भी साथ में भेजा जाएगा। जो अहिंदी भाषी राज्य हैं उनमें बेशक वो पत्रोत्तर अंग्रेजी में या क्षेत्रीय भाषा में करते हैं, लेकिन उनका हिंदी रूप है वो अवश्य लिखकर भेजा जाएगा। तो कार्यालयों में जो जो काम किए जाते हैं, जो करवाया जाता है, उसमें कार्यालय में होता है उसके प्रकार्य। कार्यालय हिंदी के प्रकार्य, कार्यालय हिंदी के कई प्रकार्य है, कई कार्य है, कई रूप है इसके। जैसे प्रारूपण, एक प्रारूपण बनाया जाता है, एक ड्राफ्टिंग की जाती है, अर्थात एक मसौदा तैयार किया जाता है, खाका बनाया जाता है। किसी भी काम को करने से पहले उसका कच्चा एक स्वरूप बना लिया जाता है, ताकि उस काम को जब सही रूप से पक्का किया जाए तब उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए, कोई गलती उसमें न आ जाए, इसलिए उसका एक कच्चा प्रारूप, उसका खाका बना लिया जाता है, ढांचा तैयार पहले किया जाता है। तो उस ढांचे में कई चीजें विद्यार्थियों आती है, ढांचा तैयार जब करते हैं तो कई चीजों को शामिल कर लिया जाता है। जिस तरह से सबसे पहले उसका शीर्षक दिया जाता है कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, पहले सबसे पहले शीर्षक, फिर जो पत्र होगा वो कौन से अंक का पत्र है तो उसका पत्रांक, पत्रांक के साथ कि वो किस दिन लिखा जा रहा है उस दिन की दिनांक, और दिनांक के साथ साथ ये भी हमें बताना होता है कि उसका प्रेषक कौन है, अर्थात भेजने वाला कौन है, कौन उसे भेजेगा। भेजने के बाद ये भी होना चाहिए कि उसकी प्रेषिति अर्थात प्राप्त कौन करेगा, किसे वह पत्र मिलेगा। पाने वाला और भेजने वाला दोनों के नाम पते आने आवश्यक हैं। इसके उपरांत उस पत्र का विषय, कि किस विषय में पत्र लिखा जा रहा है, क्या कहना चाह रहा है लेखक। संदर्भ, संदर्भ का मतलब है कि किस संदर्भ में, पहले उससे पहले उनकी कोई भी पत्राचार हुआ है उस पत्र का हवाला दिया जाता है इसके अंदर कि इस संदर्भ में ये बात कही जानी है। उसके बाद संबोधन, संबोधित किया जाता है कि प्रिय महोदय या महोदय जो भी है, महोदया
यदि स्त्री है तो महोदया शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाना चाहिए। और इसके बाद जो संलग्न किया जा रहा है कि कौन कौन से दस्तावेज उस पत्र के साथ भेजे जा रहे हैं, वो संलग्न और उस भेजने वाले के हस्ताक्षर पद नाम भी इसमें अंत में दिया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ चीजें बताई जाती हैं, उस प्रारूप में तैयार किया जाता है, ये प्रारूप बनाया जाता है इस तरह का। तो ये तो था विद्यार्थियों प्रारूप तैयार करना। अब प्रारूप के बाद एक चीज इसमें और आती है कि पत्र लेखन किया जाता है, पत्र लिखा जाता है, पत्र में क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीजें आती हैं और किस किस प्रकार के पत्र आमतौर पर कार्यालयों में लिखे जाते हैं। पत्र लेखन में एक तो है पत्र, एक आता है ज्ञापन। पत्र है जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में लिखा जाता है, जो साधारणतः जो हमने अभी प्रारूप जो तैयार किया था उस प्रारूप में जितनी चीजें आई थी वो सारी चीजें इस पत्र के अंदर आती है। दूसरा है ज्ञापन। ज्ञापन के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी बात जिस अधिकारी को हम कहना चाहते हैं उस तक जो हमारी बात नहीं पहुंच रही है, कुछ विस्तृत विशाल जनसमूह से जुड़ी हुई जो बात है, वो एक पत्र के रूप में, एक लिखित रूप में हम उससे कनिष्ठ अधिकारी के माध्यम से उस उच्च अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार है अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र है वो अर्ध सरकारी इसलिए है क्योंकि जो भेजने वाला अधिकारी है वो पाने वाले अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानता होता है और इसमें अनौपचारिकता का पुट होता है, अर्थात ये फॉर्मल नहीं होता, औपचारिकता मात्र नहीं होती, बल्कि ये अनौपचारिकता लिए हुए होता है। इसी तरह से है पृष्ठांकन। पृष्ठांकन अच्छा अर्थात पृष्ठ का अंकन करना, उसका पृष्ठ का नंबर देना, पृष्ठ का नंबर बताना कि कौन से नंबर का ये पृष्ठ पर इस पत्र को लिया गया है, वो स्थान निर्धारित करना उसका। अधिसूचना, द्रुत पत्र और कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश, तो ये विद्यार्थियों कुछ पत्रों के विशेष प्रकार हैं। पत्र या कार्यालयों से निकलने वाले आदेश, कार्यालयों से निकलने वाली कुछ सूचनाएं, ये इस प्रकार के पत्र है। जिस तरह की सरकारी पत्र जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में लिखा जाता है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजा जाता है, वो पत्र है। और जिसका जो प्रारूपण हमने तैयार किया था उस प्रारूपण के अनुसार, उस प्रारूप के अनुसार ही उसे तैयार किया जाता है, लिखा जाता है। सबसे पहले उसका शीर्षक, उसके बाद उसका पत्रांक, पत्र का क्रमांक दिया जाता है, दिनांक है, प्रेषक है, परिस्थिति है, विषय, संदर्भ, संबोधन, सब कुछ उसमें दिया जाता है। इसके बाद अर्ध सरकारी पत्र जो आता है उसमें अधिकारी को जब लिखा जा रहा है तो उसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती। संबोधन की आवश्यकता से तात्पर्य यह है कि उसमें सेवा में इस शब्द को लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि पाने वाला अधिकारी और भेजने वाला अधिकारी, ये दोनों अधिकारी व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते होते हैं, इसलिए उनके नाम से ही संबोधन किया जाता है, प्रिय महोदय या प्रिय, और उसके बाद उस अधिकारी का नाम दे दिया जाता है जिस अधिकारी को पत्र भेजा जाना है। तो विद्यार्थियों ये तो थे कार्यालयी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र। द्रुत पत्र वे जो द्रुत बड़ी शीघ्रता से भेजे जाते हैं, जिनको भेजने का जो औचित्य है वो ये है कि वो कोई सूचना जो शीघ्रता से भेज कर के जल्दी से सूचना पहुंचानी हो या उसका प्रत्युत्तर अतिशीघ्र प्राप्त करना हो, वो है द्रुत पत्र। स्मरण पत्र भी इसी तरह से, जो पूर्व में पत्र भेजे गए हैं उनको स्मरण करने के लिए, याद दिलवाने के लिए, पिछली बात को जो कार्य अधूरा रह गया है, पूरा नहीं हुआ है, उस संदर्भ में भेजे जाते हैं। कार्यालय आदेश इस संदर्भ में है कि किसी की छुट्टी
कोई छुट्टी स्वीकृत की जानी है, कोई विशेष अवसर पे कोई कार्यक्रम आयोजित करना है या कोई पदोन्नति है, उन चीज़ों का आदेश निकालकर सब कर्मचारियों को, सब लोगों को एक साथ ही वो आदेश सुना दिया जाता है। इसके बाद आता है विद्यार्थियों पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली एक ऐसी शब्दावली है जो किन्हीं विशेष क्षेत्रों में विशेष शब्दों का अर्थ देती है। जैसे विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में जो शब्द काम में लिए जाते हैं वो पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। नया कोई भी आविष्कार हुआ है, नई कोई खोज की गई है, तो उस खोज या आविष्कार को जो नाम दिया गया है वो उसके लिए अपना अर्थ दे रहा होता है, उसका अर्थ वो स्पष्ट कर रहा होता है। अतः वह उस शब्द के लिए वह उसकी पारिभाषिक शब्दावली है या उसका पारिभाषिक शब्द है। वो उस वस्तु की परिभाषा अपने अर्थ में लिए हुए है। किसी भी प्रकार की जो नई खोज की जा रही है तो प्रत्येक खोज करता है वह उसे अपना एक नाम देता है और वह जो दिया गया नाम है वह उस जो खोज की गई है उसका अर्थ भी अपने आप में समेटे हुए होता है। तो ये इस तरह से जो अर्थ को समेटे हुए, परिभाषा को लिए हुए है साथ में, इसलिए उसे पारिभाषिक शब्दावली नाम दिया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत अनेक अलग अलग क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित पारिभाषिक शब्दावली को शामिल किया जाता है। जैसे रेलवे से संबंधित है, जैसे वाणिज्य और व्यापार से संबंधित है, बैंक से संबंधित है, या आपके विज्ञान तकनीकी क्षेत्र से संबंधित है, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, या रिसर्च से संबंधित है। अलग अलग जो क्षेत्र हैं, पुलिस विभाग से संबंधित है, अलग अलग जो जितने भी क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्रों से संबंधित उनके कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनका अपना एक अर्थ होता है और वो अर्थ या परिभाषा जो उन शब्दों के अंदर सिमटी हुई है वो उन विभागों में, उस क्षेत्र विशेष में ही काम में ली जाती है। तो ये है विद्यार्थियों पारिभाषिक शब्दावली। तो चाहे रेलवे है और आपका बैंक है या अन्य कोई भी क्षेत्र है जिसके अंदर उन शब्द विशेषों का प्रयोग किया जाता है, और हम ये भी देखते हैं कि रेलवे के शब्द हैं वो बैंक में काम में नहीं आ रहे हैं, बैंक के शब्द हैं वो रेलवे में, तकनीकी में या आपके विज्ञान में कहीं भी काम में नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह के, क्योंकि उनका अर्थ सीमित अर्थ है, वो सीमित अर्थ दे रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र के लिए उनका अर्थ अपना पर्याप्त है। उनके पर्यायवाची नहीं होते हैं या उनके कम से कम पर्यायवाची मिलते हैं, और पर्यायवाची कई बार तो इस तरह के होते हैं कि वो अर्थ का बोध भी सही तरीके से नहीं करवा पाते। तो ऐसे विशेष प्रकार के जो शब्द हैं वो पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं या पारिभाषिक शब्दावली कहलाते हैं। विद्यार्थियों, अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे एक नए विषय कंप्यूटर और उससे संबंधित कुछ हिंदी में काम आने वाली चीजें, कंप्यूटर और हिंदी में आने वाली उसकी बातें, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि का। धन्यवाद।